दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एक्सीटर। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत नशे की वजह से काफी खराब थी और वो फिर से खुद को ड्रग का इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद वो गन से खुद को शूट करके मार लेती है। आगे कुछ क्लिप्स में हमें एक्सीटर स्कूल की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है जो मेंटली अनस्टेबल बच्चों के लिए था। इस स्कूल को 1916 में स्टैब्लिश किया गया था और इसमें मेंटली डिसेबल बच्चों को एजुकेट और रिहेबिलिटेट किया जाता था। बाद में इसकी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई जिसकी वजह से पेशेंट्स को निगलेक्ट और अब्यूज किया जाने लगा। पेशेंट्स को वहां पर बिल्कुल कैदियों की तरह रखा जाता था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स होने लगी। इसलिए वहां पर स्कूल का अपना ग्रेवयार्ड बना दिया गया, लेकिन इस सब के लिए जगह फिर भी कम पड़ गई तो वहां डेड बॉडीज को जलाया जाने लगा। स्कूल में अब लोगों को हेल्प नहीं मिलती थी बल्कि वो और ज्यादा तकलीफ के बाद मर जाते थे। इसलिए उस जगह की रेपुटेशन काफी खराब हो गई और उसे लेट 70s में बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी। कहा जाता है कि एक्सीटर की बिल्डिंग अब हॉन्टेड हो चुकी है और वहां पर मरने वाले लोगों की स्पिरिट्स घूमती हैं। अगले सीन में हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया गया है जहां फादर कॉनवे एक्सीटर की बिल्डिंग को रेनोवेट करवा रहे थे और एक लड़का पैट्रिक इसमें उनकी मदद कर रहा था। फादर पैट्रिक से पूछते हैं, तुमने जो कॉलेज के लिए अप्लाई किया था उसका क्या बना? तो पैट्रिक कहता है कि वो रिजेक्ट हो गया, मगर फादर समझ जाते हैं कि पैट्रिक ने अप्लाई ही नहीं किया और इसलिए वो उससे काफी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि गॉड का पैट्रिक के लिए कोई स्पेशल प्लान है, मगर वो अपना टाइम फजूल फ्रेंड्स और पार्टीज में वेस्ट कर रहा है। उधर एक जंकमैन ग्रीर भी था जो पैट्रिक से पूछता है कि ये लोग इस बिल्डिंग को कब तोड़ने वाले हैं, लेकिन जब पैट्रिक बताता है कि ये इसे रेनोवेट करवाकर यूथ सेंटर बना रहे हैं तो ग्रीर परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये जगह सही नहीं है, इन्हें इसको जला देना चाहिए। उसके बाद फादर और पैट्रिक वहां से वीकेंड के लिए चले जाते हैं और पैट्रिक अपने फ्रेंड से मिलता है। उसके दोस्त ब्रेन को जब पता चलता है कि वीकेंड पर उस बिल्डिंग में कोई नहीं होगा तो वो वहां पर एक पार्टी प्लान कर लेता है। पैट्रिक उसे काफी मना करता है मगर वो नहीं रुकता और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करके बहुत सारे ड्रग्स लेकर वहां आने के लिए कहता है। उसके फ्रेंड्स ने रात पार्टी में काफी सारे लोगों को बुला लिया था और वो सब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इस सब की वजह से पैट्रिक काफी डिस्टर्ब था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर फादर कॉनवे को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन उस वक्त पार्टी में कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। वहां पर पैट्रिक एक लड़की रीन से मिलता है जो उसे अच्छी लगी थी। वो उसे बताता है कि मैं चर्च की तरफ से इस बिल्डिंग में काम करता हूँ और कहता है कि तुम पार्टी के बाद भी यहाँ रुकना। अगली सुबह पार्टी खत्म होने के बाद वहां पर 7 लोग रह गए थे। पैट्रिक, उसका छोटा भाई रॉरी, ब्रेन, ब्रैड, एम्बर, ड्रू और वो नई लड़की रीन। उन लोगों में उस बिल्डिंग की हिस्ट्री को लेकर डिस्कशन चल रही थी। पैट्रिक बताता है कि ये साइकिक स्कूल था जिसे चर्च ने खरीद लिया था। ब्रेन को लगता था कि इस बिल्डिंग को फादर कॉनवे ने जलाया था ताकि कोई वहां पर होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में ना जान सके। वो कहता है कि स्कूल में एक बच्चा आया था जिसके बाद पेशेंट्स ने अपनी जान लेना शुरू कर दी थी, लेकिन पैट्रिक उनकी इन बातों से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि भला फादर कॉनवे ऐसा क्यों करेंगे। ब्रैड उन लोगों को बैक मास्किंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि म्यूजिक बैंड वाले अपने सॉन्ग्स में बैकवर्ड मैसेज रिकॉर्ड करवाते थे जिसे बैक मास्किंग कहते हैं, जिस पर चर्च ने लोगों को कन्विंस किया कि इसमें सैटेनिक मैसेजेस हैं और इसलिए वो पेशेंट्स को अनकन्वेंशनली ट्रीट करने लगे थे जैसे कि एक्सॉर्सिज्म्स और इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह। लेकिन फादर कॉनवे और चर्च ने हमेशा इन बातों को डिनाई किया। ब्रेन का मानना था कि इन चीजों को छुपाने के लिए कॉनवे ने वहां आग लगा दी। उसके बाद रीन उन सबको एक लड़की के बारे में बताती है जो खुद को हवा में लेविटेट करवा लेती थी और कहती है कि हमें भी ये ट्राई करना चाहिए। एम्बर भी इसके लिए मान जाती है और वो लोग रॉरी को इसके लिए चूज करते हैं। उसके बाद वो रॉरी को लिटाकर उसके गिर्द लाइट्स जलाते हैं और एम्बर सबको आंखें बंद करके अपने हाथ की 2 फिंगर्स रॉरी के नीचे रखने के लिए कहती है। फिर एम्बर इमेजिन करती है कि रॉरी एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है और ये उसकी डेड बॉडी है। अचानक से रॉरी थोड़ा सा हवा में लेविटेट करता है, फिर डर से उसका यूरिन पैंट में ही निकल जाता है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। एम्बर कन्विंस थी कि उसने रॉरी को लेविटेट करवाया है, मगर बाकी सब इस बात को नहीं मानते। तभी रीन उधर से उठकर बाहर चली जाती है तो पैट्रिक भी उसके पीछे जाता है और उसके पूछने पर रीन बताती है कि मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए, इसलिए मैं और मॉम अकेले रहते हैं। जिस पर पैट्रिक कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो हमारे डैड भी हमें छोड़ गए थे। तो रीन उससे बोलती है कि तुम्हें रॉरी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मुझे वो एक लोनली और डैमेज किड लगता है।
जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब फिर से ड्रग्स के साथ पार्टी कर रहे थे। उधर उन दोनों को ऊपर के फ्लोर पर रॉरी मिल जाता है जो कि काफी हार्श बिहेव कर रहा था। वो पैट्रिक को देखकर उस पर हमला करने लगता है तो पैट्रिक उसे वहां पड़े एक बेड पर लिटाकर बांध देता है। रीन उसकी आइज देखकर बताती है कि ये पोजेस्ड हो चुका है और इसे प्रीस्ट की जरूरत है और वो पैट्रिक से फादर कॉनवे को बुलाने का कहती है तो वो उन्हें कॉल करके मैसेज में वहां आने के लिए कहता है। साथ में वो ये भी देखता है कि रॉरी की हालत काफी खराब है। उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वो कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उसके बाद वो दोनों नीचे जाके बाकी सबको रॉरी के बारे में बताते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये सब ड्रग्स का असर है। और जब पैट्रिक उन्हें फादर को बुलाने का बताता है तो वो लोग उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे लीगल ड्रग्स थे। तभी अचानक से वहां जंकमैन ग्रीर आता है जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। ग्रीर उनको धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ग्रीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे। तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और ग्रीर चेक करने के लिए जाता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर वो उन्हें डराने के लिए गोली भी चला देता है। उसके ऊपर जाने के बाद बाकी सब भी पीछे जाते हैं। ग्रीर रूम में रॉरी को बंधा देखकर उसे खोल देता है। तभी रॉरी अचानक से अटैक करके उसकी गर्दन मोड़ देता है, जिसके बाद ग्रीर शॉक की हालत में रूम से बाहर निकलकर खुद को शूट कर लेता है। वो सब लोग बुरी तरह डर गए थे। ब्रैड और एम्बर पैनिक होकर वहां से भाग जाते हैं। उधर फादर कॉनवे भी एक्सीटर पहुंच चुके थे मगर एम्बर और ब्रैड गलती से उन्हें अपनी गाड़ी से हिट कर देते हैं। फादर बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो मर गए हैं और वो लोग गाड़ी को गैराज में छुपा देते हैं। पैट्रिक फादर की हालत देखकर पुलिस को कॉल करने लगता है तो ब्रैड गुस्से से उसे रोक देता है और फिर दोनों में काफी बहस होती है। पैट्रिक वहां से जाना चाहता था मगर ब्रैड उसे जाने भी नहीं देता और कहता है कि हमें इन 2 डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। एम्बर बोलती है कि इनको दफना देना चाहिए। ब्रेन और ड्रू कहते हैं कि इनको जला दो मगर पैट्रिक इस बात से एग्री नहीं करता, जिस पर ब्रैड कहता है कि हम इनके पीसेस काट कर उनको ग्राइंड करके जैम जार्स में भर देते हैं और फिर टाउन के डिफरेंट ट्रैश बॉक्सेस में डाल देंगे। लेकिन बाकी सबको उसका ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि हमें इन डेड बॉडीज को छोड़कर इस जगह से अपने सारे प्रिंट साफ करने होंगे, जिसके बाद वो सब इस काम में लग जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसके बाद पैट्रिक रोरी को देखने के लिए जाता है और उधर रीन ऊपर एटिक में पहुंच चुकी थी। वो वहां पर कोई फाइल्स देख रही थी। तभी पैट्रिक भी उधर आ जाता है। रीन पैट्रिक को एक पेशेंट डिवॉन रेयर की फाइल दिखाती है जिसकी एज 14 साल थी और वो बॉर्न एडिक्टेड था। फाइल में उसके पेरेंट्स की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। डिवॉन के बारे में लिखा था कि वो फादर कॉनवे के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भागा हुआ था और उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा वायलेंट था। वो ट्रीटमेंट पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। वो दोनों कंक्लूड करते हैं कि ये वही पेशेंट है जिसके बारे में ब्रेन ने बताया था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और रीन कहती है कि जो इसके साथ हुआ था वही शायद अब रॉरी के साथ हो रहा है। फाइल के साथ एक टेप भी थी जिसमें फादर बताते हैं कि डिवॉन में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज आ गई थी और डिवॉन के बिहेवियर को भी दिखाया गया था। अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो सब लोग नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम लॉक हो चुका है। सब जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर अब कोई फायदा नहीं था। वो लोग अंदर बंद हो चुके थे। ब्रैड को लगता है कि ये पैट्रिक ने किया है क्योंकि वो इस जगह काम करता था और इस बात पर दोनों में लड़ाई भी होती है। तभी अचानक उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जाते हैं जहां रॉरी बेड पर नहीं था। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। ब्रैड को अभी भी लगता था कि रॉरी पोजेस नहीं है। वो बोलता है कि गॉड और डेविल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी अचानक उसे रॉरी एक रूम की छत पर लटका हुआ नजर आता है और उसे देखकर ब्रैड पूरी तरह डर जाता है। उसे अब पोजेशन पर यकीन आ चुका था। इस सब के बाद वो लोग इस सिचुएशन को खुद से हैंडल करने का सोचते हुए अपने मोबाइल इंटरनेट की मदद से रॉरी का एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। ब्रेन ने एक ऐसी साइट भी ढूंढ ली थी जिसमें एक्सॉर्सिज्म का तरीका बताया गया था। पैट्रिक सबको वो चीजें लाने के लिए कहता है जिनका उस साइट में बताया गया था, जैसे कि माचिस, बाइबल और क्रॉस वगैरह। उसके बाद वो लोग रॉरी को दोबारा बेड पर बांध देते हैं और अपनी सारी तैयारी करके एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, मगर उसके लिए उन्हें हॉली वाटर चाहिए था। अचानक पैट्रिक को ख्याल आता है और वो फादर के बैग से हॉली वाटर लेने के लिए नीचे जाता है। बाकी सब भी पीछे जाते हैं, लेकिन वो सब ये देखकर सरप्राइज रह जाते हैं कि फादर कॉनवे की बॉडी वहां से गायब है। मतलब वो जिंदा थे, मगर वो कहाँ चले गए। अचानक उन्हें दोबारा ऊपर से आवाज आती है और वो हॉली वाटर लेकर रॉरी का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसके चलते रॉरी के अंदर का डीमन काफी हार्श होकर खुद को रिवील करता है और वो खुद को छुड़वाकर पैट्रिक को बाइबल पढ़ने से रोकने की कोशिश करता है।
पैट्रिक उस पर काफी सारा होली वाटर डालता है जिससे रोरी तड़पने लगता है और फिर अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके जख्मों के निशान भी खत्म हो जाते हैं। उनको लगता है कि रोरी ठीक हो चुका है। पैट्रिक पास जाकर उसे गले लगाता है मगर तभी अचानक से वो दोबारा से वाइल्ड होकर पैट्रिक पर अटैक कर देता है और फिर बाकी सबको भी मारने लगता है। वो लोग उसे पकड़कर दोबारा बांध देते हैं और सोचते हैं कि ये एक्सोर्सिज्म ठीक से नहीं हुआ। अचानक तेज म्यूजिक की आवाज आती है और वो देखने के लिए नीचे जाते हैं जहां लैपटॉप पर म्यूजिक चल रहा था। तभी वो देखते हैं कि सीलिंग पर ब्लड से स्पीक टू मी का मैसेज लिखा हुआ है जिस पर ड्रू गुस्से से डेविल को चैलेंज करता है और सीलिंग में से उस पर एक बड़ा सा बॉल गिरता है। रीन कहती है कि वो हमसे बात करना चाहता है जिसके लिए उसे मीडियम की जरूरत है और वो सबके साथ मिलकर एक ओइजा बोर्ड बनाती है। वो कहती है कि ये एंटिटी डीमन नहीं कुछ और है। पैट्रिक को ओइजा बोर्ड का आइडिया सही नहीं लग रहा था लेकिन रीन बोलती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो और एम्बर ओइजा बोर्ड के थ्रू एंटिटी से बात करती हैं जो अपना नाम डिवॉन बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि रोरी भी यही नाम बोल रहा था। डिवॉन की स्पिरिट उन्हें एक बॉक्स ढूंढने के लिए कहती है जिसमें उसे ट्रैप किया गया था। वो उन्हें हेल्प के लिए कहता है। अचानक से रोरी की चीख की आवाज आती है और ग्लास टूट जाता है। वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि रोरी रूम से गायब है तो वो लोग ऊपर जाते हैं। ब्रैड वहीं एम्बर के पास रुकता है जो थोड़ा अजीब लग रही थी। ऊपर वो लोग देखते हैं कि रोरी हवा में उड़ रहा है और बाकी सब चीजें भी जोर जोर से हिल रही थी। तभी अचानक से हवा रुक जाती है और रोरी जमीन पर गिरते ही ठीक हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। पैट्रिक उसे खोल देता है और वो सब नीचे जाते हैं जहां अब एम्बर पोजेस हो चुकी थी और वो सब पर अटैक कर देती है। वो ब्रेन के पेट में नाइफ घुसाकर फिर ड्रू को काट कर खाने लगती है। बाकी सब एम्बर को रोकते हुए उसे वहां से भगा देते हैं और फिर ब्रेन के पेट से चाकू निकालते हैं। अचानक उन्हें ड्रू का ख्याल आता है और वो देखते हैं कि उसकी जुबान कटी हुई है। तभी सीलिंग से एक लोहे का सर्कल टूटकर ड्रू के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रैड इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो एक एक्स लेकर एम्बर को मारने के लिए जाता है। बाकी सब भी हैमर रॉड्स वगैरह लेकर एम्बर को ढूंढने लगते हैं। पैट्रिक ब्रेन और रोरी को नीचे सिक्योरिटी लॉक्स खोलने की कोशिश करने का कहता है और खुद रीन को लेकर ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद रोरी ब्रेन को अकेला छोड़कर कहीं जाता है। उधर पैट्रिक और रीन को ग्रीर की बॉडी से एक फिंगर कटी हुई नजर आती है और वो उसके ब्लड ड्रॉप्स के पीछे चलते हुए एक रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसके अंदर वो कटी हुई फिंगर पड़ी थी। वहाँ एक वार्डरोब भी थी जिसे खोलने पर सामान गिरता है। शोर सुनकर एम्बर उस तरफ आने लगती है। वो उल्टी होकर डिमोनिकली चल रही थी। उसकी आवाज सुनकर पैट्रिक और रीन वार्डरोब में छुप जाते हैं। एम्बर बहुत ज्यादा हार्श और वाइल्ड हो चुकी थी। वो रूम में आकर वार्डरोब को खोल देती है और सामान निकालकर नीचे फेंकने लगती है मगर वो दोनों उसे नहीं मिलते। दूसरी तरफ रोरी को छुपके से कोई पकड़ लेता है। एम्बर के जाने के बाद पैट्रिक और रीन बाहर निकलते हैं तो उन्हें वार्डरोब के पास कोई निशान नजर आता है। देन वो वार्डरोब को हटाते हैं तो पीछे एक दरवाजा था। उस रूम में डिवॉन को बंद करके रखा गया था। वहाँ पर एक क्रीसेंट का साइन बना था। पैट्रिक बोलता है कि ऐसा ही रोरी ने भी बनाया था। उधर एक क्रॉस भी था जिसके पीछे से उन्हें 2 फोटोज और एक लेटर मिलता है। उनमें से एक फोटो पैट्रिक के बचपन की थी फादर कॉनवे के साथ और दूसरी फोटो में फादर के साथ कोई लड़की थी। लेटर में लिखा था कि मैं मदद के लिए आया था, दर्द के लिए नहीं। मेरी मदद करो फादर, मैं तुम्हारा खून हूँ। जिस पर रीन बोलती है कि शायद डिवॉन फादर कॉनवे का बेटा था। पैट्रिक को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उधर जब रोरी वापस नहीं आता तो ब्रेन उसे देखने के लिए जाता है। वो नोटिस करता है कि ओइजा बोर्ड पर भी क्रीसेंट का सिंबल बना हुआ है। इंटरनेट पर देखने पर उसे पता चलता है कि इसका मतलब डेविल को बुलाना है। उधर पैट्रिक और रीन बाथरूम में जाते हैं जहां उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। रीन एसी डक्ट के अंदर जाती है ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। अचानक से एम्बर पैट्रिक पर अटैक कर देती है मगर रीन पीछे से आकर उसे बचा लेती है जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। तभी पैट्रिक रीन को बचाने के लिए एम्बर की आइज में टूथब्रशेस घुसा देता है तो एम्बर दर्द से तड़पने लगती है। वो बार बार पैट्रिक पर अटैक करने लगती थी तो रीन उसे बचाती थी। आखिर पैट्रिक सिलेंडर से एम्बर का सर तोड़कर उसे मार देता है। अगले सीन में हम ब्रैड को देखते हैं। उसे अचानक फादर कॉनवे नजर आते हैं और वो डर कर भागने लगता है तो गिरने से एक्स उसके पेट में लगती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक और रीन वापस जाते हैं तो ब्रेन और रोरी को वहां ना पाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक जगह ब्रेन का आईपैड नजर आता है जिसमें उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने क्रीसेंट साइन का बताया था। अचानक पीछे से ब्रेन आकर उन पर अटैक करने लगता है। शायद अब वो पोजेस हो चुका था। पैट्रिक खुद को बचाने के लिए उसे भी मार देता है। उसके बाद वो दोनों रोरी को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक बॉक्स में से आवाजें आती हैं।
उसे खोलने पर अंदर उन्हें रॉरी बंधा हुआ मिलता है। पैट्रिक उसे पूछता है कि क्या ब्रेन ने तुम्हारे साथ ये किया, मगर रॉरी कहता है कि मुझे कॉनवे ने बंद किया और बोला कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। वो किसी सेकंड एपोकलिप्स और डार्क एंटिटीज की बात कर रहा था। रीन को उस बॉक्स में भी क्रिसेंट का साइन बना हुआ नजर आता है और वो कहती है कि डिवॉन इसी बॉक्स की बात कर रहा होगा। उसे लगता था कि शायद डिवॉन की सोल किसी और इंसान में चली गई है या शायद वो कभी मरा ही नहीं। तभी उन्हें कोई आवाज आती है और वो वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ब्रैड की बॉडी मिलती है। रॉरी को लगता है कि ये कॉनवे ने किया, मगर पैट्रिक इस बात को नहीं मानता। साथ ही उन्हें कंट्रोल रूम नजर आता है और एक स्विच बोर्ड को देखकर पैट्रिक कहता है कि शायद ये सिक्योरिटी लॉक्स को कंट्रोल करने के लिए है। वो उन बटन्स को चेक करता है और रीन डोर और विंडोज को देखने के लिए बाहर जाती है। तभी एक खिड़की खुल जाती है और वो उन्हें आवाज देकर बताती है, लेकिन तभी फादर कॉनवे उस पर अटैक करते हैं। वो खुद को छुड़वाकर भागते हुए पैट्रिक को आवाज देती है। पैट्रिक रॉरी को खिड़की से बाहर निकालकर खुद रीन को देखने जाता है। वो उसे मिल जाती है, मगर फादर कॉनवे पैट्रिक के सर पर कुछ मारकर रीन को पकड़ लेते हैं। दोनों में काफी लड़ाई होती है। फादर बार बार रीन का ब्रेसलेट छीनने की कोशिश कर रहे थे, मगर रीन उन्हें छीनने नहीं देती। होश में आने पर पैट्रिक देखता है कि फादर रीन के पीछे लगे हैं। वो उनके पास जाता है तो फादर ने रीन को रॉड से मार दिया था, जिस पर पैट्रिक काफी दुखी होता है। फादर बोलते हैं कि ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन पैट्रिक नहीं समझता और उनके पास जाकर कहता है कि ये आपने क्या कर दिया। वो बोलते हैं कि तुम ये सब नहीं समझ सकते। डिवॉन एक बच्चा नहीं बल्कि ईवल के लिए वेसल था। वो कहते हैं कि डिवॉन मेरा बेटा नहीं था, जिसके बाद पैट्रिक उन्हें आग लगा देता है क्योंकि रीन ने उस पर गैसोलीन डाला था। उसके बाद वो वापस रीन के पास आकर रोने लगता है। अचानक रीन के हाथ से ब्रेसलेट गिरता है जिस पर डिवॉन लिखा था और अचानक से रीन उठकर कहती है कि तुमने कभी मेरा नाम ही नहीं पूछा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जिसे देखकर पैट्रिक डर जाता है। वो बताती है कि मेरी मॉम फादर कॉनवे से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया और मॉम ने खुद को मार लिया। यहाँ हमें स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पास ही एक छोटी बच्ची बैठी थी जो कि रीन यानी डिवॉन थी। वो कहती है कि मैं से ही बड़ी हो गई। 13 साल की थी तो फादर मुझे एक सीटर ले गए। मुझे लगा था वो मुझे बचा लेंगे, मगर उन्होंने मुझे बॉक्स में बंद कर दिया। मैं किसी तरह वहाँ से बच गई और फिर ये सब प्लान किया ताकि तुम कॉनवे को मार सको, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे हाथों मरने से उसे ज्यादा दुख होगा। उनको मेरे से ज्यादा और बच्चों की फिक्र होती थी और तुम तो उनके फेवरेट थे। फिर वो पैट्रिक को मारने ही वाली होती है कि रॉरी विंडो से कहता है कि ये झूठ बोल रही है, जिससे डिवॉन का ध्यान हटता है और पैट्रिक बच जाता है। उसके बाद दोनों में काफी लड़ाई होती है। रॉरी भी पैट्रिक की मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों डिवॉन को ब्रूटली जख्मी करके बॉक्स में बंद कर देते हैं। आग पूरी बिल्डिंग में फैलती जा रही थी। एट लास्ट पैट्रिक और रॉरी बचकर बाहर निकल जाते हैं। एंड के सीन में दिखाया जाता है कि 2 कॉप्स वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वो बॉक्स खाली मिलता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन्ड हिंदी उर्दू।